हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाली हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है विरूपाक्षा। तो मूवी स्टार्ट होती है 6 महीने पहले का सीन दिखाते हुए, जहाँ एक आदमी एक औरत की लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल रहा होता है और उस औरत के हाथ पर एक अंगूठी होती है जिसपे चीनू लिखा होता है। ये आदमी उसे तेज बारिश में ही गाड़ी में डालकर एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है और उसकी लाश को जमीन में दफन कर देता है। काफी तेज बारिश भी हो रही होती है और हम देखते हैं कि ये औरत अभी भी जिंदा होती है, लेकिन वो उसे फिर भी दफना देता है। ये कौन है, क्या है, ये तो हमें आगे ही मूवी में पता चलेगा। अब सीन 6 महीने बाद आता है, जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम राम है और उसे उसका दोस्त वीरू एक डॉक्टर को दिखाने के लिए लाया होता है, क्योंकि राम के कान के पर्दे 80% तक खराब हो चुके हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री में कोई भी सेफ्टी टूल यूज नहीं करता है और फैक्ट्री में काफी शोर होता है और यहाँ ये खुद ही कंपनी का ओनर है। अब यहाँ डॉक्टर उसके कान के ऑपरेशन की बात करता है और उन्हें 1 वीक बाद आने के लिए कहता है। तब तक ये दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं और 1 वीक का ट्रिप प्लान करते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ उस औरत की लाश को दफनाया था, वहाँ कुछ चूहे अपना बिल बना लेते हैं, जिसकी वजह से उस औरत के हाथ की रिंग अब कब्र में से निकलकर बाहर आ जाती है। अब नेक्स्ट डे दोनों दोस्त बाइक पर निकल पड़ते हैं और मौसम का नज़ारों का मजा लेते हुए एक लंबी यात्रा करते हुए एक शांत प्लेस पर पहुंचते हैं, जो कि हिमगिरी में है। और वहाँ पास में ही उन्हें बहुत अच्छा रिजॉर्ट दिखता है और ये दोनों वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं, जहाँ वहाँ का टेक केयर करने वाला, जिसका नाम ओके है, वो अपनी मेड नीलू पर लाइन मार रहा होता है। और इस रिजॉर्ट में केवल 3 ही लोग रहते हैं। एक है ओके, दूसरी है वो मेड नीलू और तीसरा उनका माली। अब ये दोनों दोस्त ओके से वहाँ रुकने का पूछते हैं, जहाँ ओके उन्हें 500 रुपये पर डे का बोलता है, लेकिन राम उसे तो कुछ सुनाई देता नहीं। वो 5000 समझकर उसे 5000 थमा देता है और 5 दिन के लिए रिजॉर्ट को बुक कर लेता है। अब ये दोनों दोस्त बड़े मजे से रिजॉर्ट में घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की डॉली को, जिसकी माँ उसे जगाती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसकी माँ थोड़ी ओल्ड फैशन है, इसलिए उसके डैड और वो खुद भी अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करती, हर वक्त उसे डांटते रहते हैं। अब डॉली अपनी दोस्त ऐश्वर्या, जिसे शॉर्ट में आयशु बोलते हैं, और अनुषा, उनके साथ अपने रिजॉर्ट पे जाने का डिसाइड करती है, ताकि वहाँ उनका घूमना फिरना भी हो जाएगा और उनका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये डॉली का ही रिजॉर्ट है, जहाँ वो दोनों लड़के भी ठहरे हुए हैं। यहाँ डॉली एक अमीर बाप की लाडली बेटी होती है और उसकी माँ बहुत ही सीधी सादी हाउसवाइफ। दूसरी तरफ आयशा उर्फ ऐश्वर्या, उसके डैड भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी माँ मर चुकी है और ये हमेशा काफी बोल्ड छोटे कपड़े पहनना पसंद करती है। एंड थर्ड अनुषा, इसके डैड एक बड़े पॉलिटिशियन है और ये बहुत ही नॉटी है और इसकी हमेशा ही आयशा से लड़ाई होती रहती है। ट्रिप के दौरान ये तीनों लोग रास्ते में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में लोग एक दुकान देखकर पानी की बोतल लेने के लिए रुकते हैं, जहाँ दो मवाली लड़के आयशा के साथ बदतमीजी करते हैं। और अब ये तीनों लड़कियां वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती हैं। अब वो गाड़ी को जल्दी जल्दी भगा रही होती हैं कि तभी वो एक ट्रक से टकराने वाली होती हैं। क्योंकि अब वो काफी दूर आ गए थे, इसीलिए वो गाड़ी को रोक कर अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। और ये वही जगह होती है जहाँ उस औरत की लाश को दफनाया गया था, जहाँ पर आयशु को वही रिंग मिलती है जो उस औरत की थी, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब ये तीनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि रिजॉर्ट पहुंचने के बाद वो लोग किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे, और वैसे भी रिजॉर्ट के अंदर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, वहाँ सिर्फ एक लैंडलाइन है जिससे बाहर बात हो सकती है। अब डॉली अपने दोनों दोस्तों को लेकर रिजॉर्ट पहुंचती है, जहाँ वो दो लड़के पहले से ही रह रहे होते हैं। अब डॉली गेट खटखटाती है, जिसे राम खोलता है और उसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है और शादी के सपने देखने लगता है। और उसका सपना टूटता है ओके की आवाज़ से, जब ओके उसका सामान लिविंग रूम में रखता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे नहीं पता था कि मालिक की बेटी अपने दोस्तों के साथ घूमने आ जाएगी, इसीलिए उन दोनों को लिविंग रूम में एडजस्ट करने के लिए बोलता है। और उन दोनों का इंट्रो ये कहकर करवाता है कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। जिस पर वीरू बहुत भड़कता है कि हमने तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं, और अगर ऐसा करना है तो हमारे पैसे वापस करो, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन राम का दिल तो डॉली पर आ ही चुका था, इसलिए वो वहीं रहने के लिए मान जाता है और अब वीरू को भी वहीं रुकना पड़ता है। और यहाँ राम वीरू से रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज वो किसी को उसके बहरे होने की बात ना बताए, वरना डॉली उससे पटेगी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गुंडे के पास फोन आता है और उसे सामने वाला आदमी तीनों लड़कियों को किडनैप करने की सुपारी देता है और 10 लाख रुपए भी भिजवाता है। अब ये ट्रिप कैसे हॉरर ट्रिप में बदलने वाली है, इसका तो किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। तभी इस घर में एक नई लड़की की एंट्री होती है, जो यहाँ गार्ड की नौकरी के लिए आता है, और आते ही वो मेड नीलू पर लाइन मारने लगता है। अब नेक्स्ट डे जब तीनों लड़कियां गार्डन में बैठी होती हैं, तभी राम डॉली को इम्प्रेस करने के लिए फोन पर बात करने की एक्टिंग करता है और बहुत लंबी लंबी फेंक रहा होता है कि कितनी लड़कियां उससे शादी करने के लिए मर रही हैं, लेकिन वो तो किसी को भाव ही नहीं देता और उसे बिजनेस में कितना बड़ा मुनाफा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ तो नेटवर्क आते ही नहीं, यहाँ बस एक लैंडलाइन है जिससे बात हो सकती है। अब कुछ समय बाद हम नीलू को देखते हैं, जो आयशु के रूम में सफाई करने जाती है और आयशा उस वक्त सो रही होती है।
तभी साइड में नीलू एक रिंग देखती है जो कि उसकी रिंग जैसी होती है। उस पर भी चीनू लिखा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उस रिंग को छिपा कर ले जाती है और किसी को फ़ोन पर बताती है कि वो वापस आ गई है। उसे डर लग रहा है और सबको राज पता चल जाएगा। अब ये किस राज की बात कर रही है ये तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन तभी उसके पीछे आयशु आकर खड़ी हो जाती है और उससे उसकी रिंग मांगती है। और यहाँ आयशु बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है, जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया है। अब नीलू नज़र बचाकर आयशु की रिंग वापस उसके बेड पर रख देती है। अब तक बाहर वो गैंग भी आ चुका होता है जिसने उन तीनों लड़कियों को किडनैप करने की सुपारी ली है। और वो लोग यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर रात में घर में घुसने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में उनकी टक्कर उन्हीं दो लफंगों से भी हो जाती है जिन्होंने आयशु को रास्ते में छेड़ा था, क्योंकि वे उन तीनों का पीछा करते करते उनके रिजॉर्ट तक आ गए थे। और ये लफंगे भी रात में घर में घुसने का डिसाइड करते हैं। अब रात को गार्ड जब अपने कमरे में सोने जाता है तो वहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है, जिसे देखते ही गार्ड बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो एक चुड़ैल होती है। तीनों लड़कियां बाहर टेंट में बैठकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही होती हैं और दूसरी तरफ वो किडनैपर्स शराब पीकर किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि वो वहीं सो जाते हैं। अब वो दो गुंडे जिन्होंने उन लड़कियों का पीछा किया था वो घर में घुस आते हैं। जो लिविंग रूम में नीचे सो रहा होता है उसके हाथ से एक गुंडे का पैर लगता है और वीरू जाग जाता है। पूरे घर में चोर चोर का शोर हो जाता है, जिसे सुनकर वो गुंडे भाग जाते हैं, लेकिन उसकी चीख से सभी की नींदें खुल गई थी और अब सब चोर को ढूंढने लगते हैं। इस पर राम को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वहाँ माली को चुड़ैल दिखाई देती है। वो ये बात सभी घर वालों को बताता है, लेकिन उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब नेक्स्ट डे जब किडनैपर्स की आंख खुलती है तब पूरा दिन निकल चुका होता है। अब जब वो रिजॉर्ट में देखने जाते हैं तब देखते हैं कि रिजॉर्ट के कुछ आगे ही पुलिस के बैरिकेड लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ एक खून हो गया है। और पुलिस को देखते ही वो लोग वापस लौट जाते हैं, फिर से रात में किडनैपिंग का प्लान डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग घूमने फिरने में बिजी होते हैं। तीनों लड़कियां और वो दोनों लड़के जंगल में इधर-उधर घूमने जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी मेड नीलू उसका कत्ल हो गया है और बाहर पुलिस उसकी लाश के आसपास ही खड़ी हुई है। भीड़ को देखकर माली पुलिस वालों के पास आता है और वहाँ नीलू की बॉडी देखकर वो ओके को भी बुला लेता है, लेकिन पुलिस को देखकर दोनों इतने डर जाते हैं कि किसी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती और वो लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। अब रात को सोते वक्त ओके, वीरू और माली तीनों को गाने की आवाज आती है, क्योंकि राम तो वैसे भी कुछ नहीं सुन सकता। इस बार जब वो उस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें भी चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखते वो चीख पड़ते हैं और इससे वो तीनों लड़कियां भी जाग जाती हैं। इस पर पहले तो डॉली उन चारों को बहुत ज्यादा डांटती है और यहाँ दूसरी तरफ अनुषा और ऐश्वर्या में भी लड़ाई हो जाती है और अनुषा बातों ही बातों में ऐश्वर्या को माँ के ना होने का ताना दे देती है, जिससे ऐश्वर्या बहुत हर्ट हो जाती है। अनुषा उससे माफी मांगने जाती है, लेकिन डॉली उसे रोक देती है कि सुबह होते ही माफी मांग लेना। वो सोने जा ही रहे होते हैं कि तभी फिर से दरवाजे पर बहुत जोर से आवाज आती है और कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है। सभी लोग लिविंग रूम में ही होते हैं, सिर्फ ऐश्वर्या को छोड़कर। अब डॉली दरवाजा खोलती है और अब यहाँ वही किडनैपर्स होते हैं जो तीनों लड़कियों को उठाने आए थे। क्योंकि ऐश्वर्या यहाँ नहीं होती तो उन किडनैपर का बॉस ऐश्वर्या को उसके रूम में ही उठाने जाता है। वहाँ से बहुत डर कर वापस आता है और अपने सभी साथियों को भी वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते वहाँ पुलिस आ जाती है ये लोग के मर्डर की पूछताछ करने। इस पर डॉली पुलिस वालों को बताती है कि अभी आपके आने से 1 मिनट पहले यहाँ कुछ गुंडे आए थे। वो लोग मेरी फ्रेंड ऐश्वर्या के कमरे में गए, लेकिन वहाँ से डरकर भाग गए। मैं डरे कि कहीं उन्होंने ऐश्वर्या को कुछ कर तो नहीं दिया। पुलिस वाले ऐश्वर्या के कमरे में जाते हैं जहाँ उसे मरा हुआ पाते हैं। तो ये सब देखकर तो उनके दोनों दोस्तों का हाल रो रो कर बुरा हो जाता है और अब यहाँ पुलिस सबको स्टेशन लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें सभी पर शक था। किक करके सबका बयान लिया जाता है, जहाँ ये चारों लड़के ओके, माली, रवि और वीरू तो चुड़ैल के होने का जिक्र करते हैं। और ये पुलिस वाला चारों आदमी की बहुत पिटाई करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो सच ही बोल रहे थे। तब तक अनुषा और डॉली के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और अनुषा के डैड एक पॉलिटिशियन है। वो पुलिस वाले को डांट डपट कर दोनों को घर ले जाते हैं। दो दो खून हो चुके हैं और वो भी एक ही जगह पर। और अब पुलिस किडनैपर्स को भी उठा लाती है, जहाँ वो किडनैपर्स मार खाकर भी एक ही बात बोलते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो बस यहाँ तीनों लड़कियों को किडनैप करने आए थे। जब वो रूम में पहुंचे तो ऑलरेडी ऐश्वर्या मर चुकी थी। और अब ये मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था, क्योंकि जिस लड़की का खून हुआ था उसके डैड भी एक बिजनेसमैन है। इसलिए अब क्राइम स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है और अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जहाँ पता चलता है कि नीलू और ऐश्वर्या दोनों का मर्डर एक ही तरीके से हुआ है, गला घोट कर। पुलिस दोनों लड़कियों से भी पूछताछ करती है, इससे कोई भी एंगल नहीं निकल रहा था, क्योंकि इन तीनों लड़कियों की कोई दुश्मनी नहीं थी। तभी डॉली को याद आता है उन दो गुंडों के बारे में जिन्होंने ऐशु को रास्ते में छेड़ा था। अब पुलिस उन्हें भी उठा लाती है, जहाँ वो बताते हैं कि वो बस ऐश्वर्या से बदला लेने के लिए उसके रूम में गए थे, पर जब तक उसका खून हो चुका था। यही बात किडनैपर्स भी बोल रहे होते हैं कि वो करीब आधी रात को 12 बजे के करीब ऐश्वर्या के रूम में गए थे, लेकिन तब तक खून हो चुका था।
एंड रिपोर्ट में भी मर्डर का टाइम 11 बजे था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर किसी का भी मर्डर का मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था। तभी इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी रिंग पर जाता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये रिंग उसे एक जंगल के पास गड्ढे में मिली थी। अब वहाँ पर खुदाई होती है जहाँ से एक और डेड बॉडी मिलती है। और अब तो ये केस और भी ज्यादा घुमाने वाला हो गया था। इस 6 महीने पुरानी डेड बॉडी का इस केस से क्या संबंध? और ये दोनों एक जैसी रिंग कि नीलू के हाथ में थी और उस डेड बॉडी के भी, ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ ये औरत वही औरत होती है जिसे 6 महीने पहले दफनाया गया था। और आपस में कैसे लिंक है ये पुलिस डिसाइड नहीं कर पा रही होती है। और अब न्यूज में भी हर जगह इसकी चर्चा हो रही होती है, लेकिन कहीं से कोई इसका सुराग नहीं। बहुत मार पीटने के बाद भी किसी से कोई लिंक नहीं मिल रहा होता। बस एक रिंग ही कॉमन है इन तीनों मर्डर्स में। अब इंस्पेक्टर ऐश्वर्या के घर जाता है उसके डैड से मिलने, जहाँ वो बाइक पर मिट्टी के निशान देखता है। यहाँ आसपास में ऐसी कोई मिट्टी या कीचड़ नहीं और ना ही बारिश पड़ी है। अब ऐश्वर्या के घर में सिर्फ उसके डैड थे और उनका एक नौकर था जिसका नाम किरण था। अब इंस्पेक्टर पूछताछ करता है कि आपके बिजनेस में कोई दुश्मनी तो नहीं, क्योंकि आपकी बेटी को किडनैप करने के लिए गुंडों का कॉल गया था। काफी पूछताछ के बाद पता चलता है कि आयशा के डैड को बिजनेस में काफी लॉस हुआ था और बाहर जो बाइक खड़ी है वो इसके घर की नौकर किरण की है। और इंस्पेक्टर को किरण पर शक होता है क्योंकि उसकी बाइक पर हिमगिरी की मिट्टी के निशान थे और ये नौकर भी लेफ्ट हैंडेड था। एंड आयशा के नेक पर भी रेड कलर के हाथों के निशान थे और अभी वो कलर इस नौकर के हाथों पर भी लगा हुआ है, क्योंकि यही नौकर वहाँ चुड़ैल बनकर लोगों को डरा रहा था। इसलिए पुलिस उसे पकड़ लाती है और थोड़ी मार के बाद वो सच भी बता देता है कि आयशा और वो नौकर बचपन से ही एक साथ ही बड़े हुए हैं। वो हमेशा से ही आयशा का ध्यान रखता था, लेकिन जब वो बड़े हुए तो एक दिन आयशा उसके साथ इंटीमेट हुई, जिसको वो प्यार समझ बैठा, लेकिन वो बस उसका फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब उसके डैड को बिजनेस में काफी लॉस हुआ, तब उन्होंने आयशा की शादी बिजनेस पार्टनर से करने की सोची एंड आयशा ने भी हाँ कर दिया, जिससे नौकर को बहुत गुस्सा आया कि वो उसका खून करना चाहता था। जब वो लोग रिजॉर्ट गए तब उसने बहुत अच्छा मौका पाया और वो भी उसके पीछे पीछे रिजॉर्ट पहुंच गया और वहाँ उसे कोई पहचान ना सके, इसलिए उसने चुड़ैल का गेटअप लिया और बैक डोर से सीधा चढ़कर उसके रूम में घुस गया। इसीलिए उसके हाथों में पेंट भी लग गया था। अब उसने जैसे ही आयशा का गला दबाया तब रेड पेंट आयशा के गले पर लग गया, लेकिन तब तक वो पहले से ही मरी हुई थी। एंड तभी वहाँ किडनैपर की एंट्री हुई और ये नौकर वापस ही बैक डोर से चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर भाग गया और इसको ही वो चारों आदमी चुड़ैल समझकर डर रहे थे। इसको ही गार्ड ने भी देखा था। इंस्पेक्टर भी उसकी इस बात पर यकीन करता है, क्योंकि अगर इसने आयशा का गला दबाकर मारा होता तो आयशा स्ट्रगल करती, उसके हाथ पर भी पेंट का निशान होता, तो ये भी मर्डरर नहीं हो सकता। अब उस नौकर का बयान लेने के लिए उसे स्टेशन में बिठाया जाता है, तभी वो वहाँ एक एनवलप देखता है जो कि इन्हें किडनैपर से बरामद हुआ है, इसमें पैसे थे। और ये एनवलप देखकर वो इंस्पेक्टर को बताता है कि ये एनवलप तो उसने आयशा के डैड को दिया था। अब पुलिस आयशा के डैड को उठाती है, जिसमें वो बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था और उसका प्लान था कि तीनों लड़कियों को किडनैप कराकर उनके डैड से 20 करोड़ रुपए मांगूंगा। मेरी बेटी भी इसमें इंक्लूडेड होगी तो कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। अब यहाँ इसने किडनैप तो कराया था लेकिन खून उसने नहीं किया, क्योंकि वो अपनी ही बेटी को क्यों मारेगा। फाइनली इंस्पेक्टर डॉली के डैड, जिनका वो रिजॉर्ट है, उनसे मिलने पहुंचते हैं। पूछताछ करता है मर्डर के दिन आप कहाँ थे, क्योंकि ये मर्डर आपकी प्लेस पर हुआ है। जिसमें बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल जाता है कि मेरी गाड़ी तो उस रास्ते पर गई ही नहीं और 1 साल से तो मैं अपने रिजॉर्ट गया ही नहीं। आप चाहें तो मेरी गाड़ी देख लीजिए, क्योंकि टोल पर लगने वाले कैमरों में वो आ ही जाती अगर उसने हंगरी क्रॉस किया होता। अब यहाँ इंस्पेक्टर के दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि हो सकता है ये अपनी नहीं तो किसी और की गाड़ी से भी गया हो। यहाँ वो सभी गाड़ियों की डिटेल निकलवाता है और यहाँ एक गाड़ी कॉमन होती है जो तीनों मर्डर के टाइम पर टोल से क्रॉस हुई है। टाइम भी मैच कर रहा होता है। वो उस गाड़ी वाले की इन्फॉर्मेशन निकलवाता है जिसका नाम डेविड होता है। अब ये लोग डेविड के घर पहुंचते हैं जो कि पहले से ही मर चुका था, लेकिन वहाँ पर एक विस्की की बोतल मिलती है। अब ये लोग इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं कि विस्की किसने खरीदी, जिस पर निकल कर आता है कि इसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुआ है जो कि डॉली का है। अब इंस्पेक्टर डॉली के कॉलेज पहुंचता है, जहाँ डॉली बताती है कि ये क्रेडिट कार्ड तो मेरी माँ के पास रहता है। अब इंस्पेक्टर को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी सीधी सादी माँ ऐश्वर्या का खून क्यों करेगी। ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। अब वो लोग उसकी माँ से पूछताछ करने के लिए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर असली ट्विस्ट, जहाँ डॉली का फादर अपनी सच्चाई लिखता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो रिजॉर्ट में रखता था और उसका नाम चीनू था। वो उससे बहुत प्यार करता था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन चीनू ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। चीनू ने अपने ही नाम की 2 रिंग भी बनवाई, उसने एक खुद पहनी और दूसरी डॉली के डैड को पहनाई। चीनू बहुत खुश थी और वो डॉली के डैड से शादी करने की जिद करने लगी, लेकिन उसके डैड तो सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, इसलिए वो चीनू को बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहते हैं, जिस पर चीनू भड़क जाती है और वो उनका सच सबको बता देगी ऐसा कहती है, जिस पर दोनों के बीच बहस होती है और गुस्से में आकर डॉली के डैड अपनी गर्लफ्रेंड को मार डालते हैं। वो उसे मारना नहीं चाहते थे,
लेकिन ये सब उससे गलती से हो गया और ये सब कुछ उनकी अपनी नौकरानी नीलू ने भी देख लिया था, जिसे वो चुप रहने को कहते हैं और अपनी पहनी हुई रिंग नीलू को पहना देते हैं। इसीलिए नीलू के हाथ में भी सेम वैसी ही रिंग थी जैसी उस डेड बॉडी के हाथ में थी। और अब वो नीलू को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, साथ ही इस रिजॉर्ट की मालकिन भी। और डेविड को बुलाकर तीनों की लाश ठिकाने लगा देता है। एंड ये वही सीन होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि 6 महीने बाद डॉली अपनी फ्रेंड्स के साथ रिजॉर्ट घूमने जाती है और वहाँ चीनू की रिंग ऐश्वर्या के हाथ में आ जाती है। और नीलू उस रिंग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अगर ये रिंग मिल गई है तो जरूर लाश भी मिल जाएगी और उनका भांडा फूट जाएगा। और यही बात रिंग देखकर घबराई हुई नीलू लैंडलाइन से डॉली के डैड को बता रही होती है कि वो वापस आ गई है और अब उनका राज सबको पता चल जाएगा। इससे डॉली के डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं ये नौकरानी सबको सच बता ना दे। इसीलिए वो नेक्स्ट डे उसे घर से बाहर जंगल में मिलने बुलाते हैं, जहाँ नीलू ने बताती है कि ऐश्वर्या ने भी उनकी बातें शायद सुन ली हैं क्योंकि वो मेरे पीछे ही खड़ी थी। इसीलिए पहले तो डॉली के डैड ने नीलू को खुद खत्म किया, फिर डेविड को भी बुला लिया और ऐश्वर्या को मारने के लिए कहा। उन्हें दो खून कर दिए हैं और अब डेविड का पता चलते ही कि पुलिस डेविड तक पहुंच जाएगी। उसने डेविड से छुटकारा पाने के लिए डॉली का क्रेडिट कार्ड, जो कि उसने अपनी माँ को दिया हुआ था, कि माँ ने वो डॉली के डैड को दे दिया था, उससे विस्की खरीदता है और डेविड के घर पहुंच जाता है। जहाँ डेविड ने विस्की तो नहीं पी, इसलिए उसने खीरे में जहर मिलाकर उसे भी मार दिया। और अब वो ये सब कुछ अपनी सुसाइड नोट में लिख रहा होता है, लेकिन मरते वक्त वो अचानक से अपना इरादा बदल देता है और वो उस नोट को जला देता है और खुद को शूट कर लेता है। जब तक पुलिस घर पहुंचती है तब तक वो खुद को शूट कर चुका था। ये मर्डर उसने क्यों किया, इसके पीछे क्या मोटिव था, ये राज भी उसके साथ ही चला गया। अब पुलिस इसे भी अनसॉल्व केसेस की तरह क्लोज कर देती है। इसका एंड वाकई में दिमाग घुमा देने वाला था, क्योंकि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था डॉली का डैड, जो स्टार्टिंग से इतना स्वीट था, वो ऐसा कुछ करेगा। गाइस, इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।